बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल एनर्जेटिक्स से मुराद केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी इवाल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसका सारी डिस्कशन है। और केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद जो रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जो फॉरवर्ड भी जाते हैं और बैकवर्ड भी जाते हैं, तो उन रिएक्शंस की जो है वो किस तरह मूव करते हैं, उनकी क्या खूबियां हैं, तो वो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो पहले है जी हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दोनों से मुराद हीट ही है। जो रिएक्शन जब एक होता है तो जो रिएक्शन हीट इवाल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जब वो होते हैं तो उनमें से हीट निकलती है, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जब वो अपोजिट होते हैं तो उनमें हीट जो है वो अपनी सराउंडिंग से, इर्द गिर्द से जज़ब करते हैं। तो बस डेफिनेशन में फर्क है, चीज वो एक ही है। जब हीट ऑफ रिएक्शन की बात कहेगा तो हम कहेंगे कि हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी जो यानी आपका जो रिएक्शन हो रहा होगा वो एक नॉर्मल कंडीशन पे हो रहा हो। जैसे आप एक खुले बर्तन में या एक बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हवा जो ऊपर है खुली, उसके ऊपर मौजूद है, तो हवा का जो प्रेशर है वही उसका प्रेशर है, तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर ही कहलाता है। ठीक हो गया। और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है। वो ये है कि एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व, यानी ये भी वो हीट ही है जो इवॉल्व हुई है, इन्वॉल्व है, कि जब स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, यानी जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, react together completely to form products under standard conditions। और जो रिएक्शन हो रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर ही हो रहा है। स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मुराद है? 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर हो और 1 atm प्रेशर यानी नॉर्मल प्रेशर हो। इस कंडीशन में जो हम रिएक्शन करवाएंगे और जो रिएक्टेंट्स हमने लिए हों वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट हो। स्टैंडर्ड स्टेट जैसे हाइड्रोजन गैस होती है तो मैं गैस ही ली हुई हूँ, ऑक्सीजन गैस होती है तो गैस ही लिया हो। ठीक हो गया। ये नो हाइड्रोजन में लिक्विड फॉर्म में ली हो या ऑक्सीजन मैंने जो है वो गैस की फॉर्म में ली हुई हो। ठीक है, तो एक जो है वो इस हालत में है कि जिसमें वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं पाया जाता। तो स्टैंडर्ड स्टेट से मुराद यही है कि एक एलिमेंट रिएक्टेंट आपका जिस हालत में कुछ सॉलिड पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड पाए जाते हैं, कुछ गैस की हालत में पाए जाते हैं, तो जिस हालत में पाए जाते हैं वही हालत उनकी ली हुई हो। और स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट का मतलब ये कि बैलेंस्ड हो ना, जैसे H2 और O2 है, मिल के H2O बनाते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन इस तरफ प्रोडक्ट वाली साइड पे एक है, तो इधर दो थी इसलिए उसको 1/2 हाफ कर लिया। तो यानी अब इसमें हम कहेंगे कि एक H2 है और हाफ O2 है, मिल के वाटर बना रहे हैं, तो ये स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट हो गई। ठीक होगा। तो यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब आप करते हैं तो इसी तरह ही होता है ना। बैलेंसिंग में आप इनके शुरू में कोई ना कोई कोएफिशिएंट लगाते हैं, 1 2 3 वगैरह, तो जिससे वो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो यानी बैलेंस्ड होनी चाहिए, और उस वक्त जो उसकी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो उसको हम एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसका सिंबल डेल्टा एच आर है। यूनिट एनर्जी है चूंकि, तो किलो जूल पर मोल लिखा जाता है। और कैन बी पॉजिटिव, यानी इसकी जो वैल्यू है, जैसे ये दो मिसालें मैंने दी हैं, ये नीचे वाले रिएक्शन की वैल्यू के साथ प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एंडोथर्मिक है, यानी हीट जज़ब करेगा। जब आपने ये रिएक्शन कराना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। और नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक है, यानी ये रिएक्शन जब होता है तो इतनी हीट आपको आपको देता है, यानी उसके अंदर ऐसी केमिकल एनर्जी चेंज आती है, प्रोडक्ट जब बनता है तो एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो इवॉल्व कर देता है, खारिज कर देता है, जो हमें मिलती है, इसलिए हम उसको माइनस से शो करते हैं, नेगेटिव से, और वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक हो गया। कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ये हो गई, जो ऊपर भी मैंने जिक्र की कि 25 डिग्री सी है, या केल्विन में बदले तो 298 केल्विन। केल्विन भी आपको पता है टेम्परेचर का एक और यूनिट है। और प्रेशर जो है वो 1 atm है, या किलो पास्कल में लें, ये भी प्रेशर का एक यूनिट होता है, तो 101 बन जाता है। अब दो तरह के रिएक्शन आपके सामने आए, एक एक्सोथर्मिक आया, एक एंडोथर्मिक आया। उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल भी दी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है कि या ये वो केमिकल रिएक्शन या एक फिजिकल चेंज है जिसमें हीट इवॉल्व होती है
सिस्टम्स टू सराउंडिंग, यानी सिस्टम जहाँ पे वो चीज रिएक्शन हो रहा है वहां से हीट निकलती है और सराउंडिंग की तरफ जाती है, इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसकी ये दो एग्जांपल आ गई। फिर इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें कि हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, यानी जहाँ रिएक्शन हो रहा है वो हीट जज़ब करता है अपने इर्द गिर्द वाली जो सराउंडिंग पे हीट मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर रिएक्शन करवाता है, उसको हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक का। उसकी ये दो एग्जांपल आ जाती हैं। दोनों में डिफरेंस एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसकी टाइप्स बता दें, एक्सो और एंडो आ गई। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सो और एंडो में फर्क करें। तो एक्सोथर्मिक आपने कहा जिसमें हीट इवाल्व होती है, एंडोथर्मिक में कहा जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। फिर एक्सोथर्मिक में आपने कहा कि हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, कि जो प्रोडक्ट है उसका हीट कंटेंट जो है वो रिएक्टेंट से कम हो जाता है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से कम है, और जो एंडोथर्मिक है उसमें एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। इस चीज को समझाने के लिए जो मैंने आपको पहले नोट शेयर किए थे ना कंप्लीट वाले, उसके अंदर इसकी डायग्राम्स मैंने शेयर की थी। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ इधर भी समझाने के लिए ना। अच्छा बेटा, ये इसमें हम बात कर रहे थे एच पी लेस देन एच आर है, और एंडो में एच पी ग्रेटर देन एच आर है। ये आप देखें, ये जो पुराने आपके पास पहले वाले नोट्स हैं उसमें ये डायग्राम पर दी थी मैंने पहले, कि जो एक्सोथर्मिक है उनकी ये सूरत हाल है कि जो प्रोडक्ट है वो उसकी हीट कंटेंट यानी एनर्जी वो नीचे है, और रेक्टेंट जो है उनकी हीट कंटेंट जो एंथैल्पी है, एच से मुराद एंथैल्पी है ना, हीट कंटेंट ये एनर्जी समझ लें, तो वो एच आर उसकी ऊपर है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनके लिए एच आर नीचे और एच पी ऊपर है। ठीक हो, तो यानी यही इनका हम कहते हैं कि जो एक्सो है उनके लिए प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से कम होता है, और जो एंडो उसके लिए प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होता है। इसी वजह से देखो ना, एक्सो में जब आप हाई एनर्जी से नीचे लो की तरफ आ रहे हैं तो जितना एनर्जी का फर्क है उतनी डेल्टा एच आप खारिज के वो इवाल्व होती है, नेगेटिव हो जाती है। और जो एच जो एंडोथर्मिक है उसमें रेक्टेंट नीचे और प्रोडक्ट ऊपर है, यानी आपने कम एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाना है तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो चीज वहां पे पहुंचती है। तो उसको हम फिर कहते हैं इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। ठीक हो, उसके बाद डेल्टा एच नेगेटिव है एक्सो के लिए, एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है। एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वो लार्जर होती है देन अब्सॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी ये जो एक्सो और एंडो बनते हैं ना, वो बनते कैसे हैं कि ये जैसे ये एक रिएक्शन हुआ, ये मैं एक्सो के अंदर से मिसाल ले रहा हूँ कि आपने O2 है ना, दो ऑक्सीजन के एटम है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बना, वो पहले टूटा है। अब उस बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी लगेगी लगेगी, वो अब्जॉर्ब भी करेगा। लेकिन जब CO2 बनी है उस वक्त कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड दो बने हैं, और जो बाण बनने का अमल होता है वो चूंकि उस एटम को स्टेबल बना रहा होता है, इसलिए वो एनर्जी इवाल्व होती है। यानी रेक्टेंट जब के अंदर बाण जब टूटते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और प्रोडक्ट के अंदर जब बाण नए बनते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए तो एनर्जी खारिज होती है, इवाल्व होती है। अब दोनों काम हो रहे हैं, यानी एक ही रिएक्शन में जज़ब भी हो रही है और खारिज भी हो रही है। तो अब हम ये देखेंगे अगर जज़ब थोड़ी हुई है, यानी जो उसने रेक्टर ने बाण तोड़ने के लिए जो एनर्जी जज़ब करनी थी वो सपोज कि आपसे लिए 10 रुपए, 10 जूल लिए एनर्जी, लेकिन बाण बनाने में उसने आपको 100 जूल दे दिए हैं, तो आप नेट यही कहेंगे कि 90 जूल मुझे मिली है एनर्जी, तो इसलिए ये एक्सो है। और जो एंडो होगा उसमें क्या होगा कि जो रेक्टेंट होंगे उसने एनर्जी ज्यादा खाई, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगी, इसने ज्यादा एब्जॉर्ब की है। लेकिन जब ये कैल्शियम ऑक्साइड बना के CO2 बना, उस वक्त जो एनर्जी खारिज हुई है वो कम हुई है। ठीक हो गया, तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि उसने आपको आपसे 100 रुपये लिए, आपको दिए सिर्फ 10 रुपए हैं, तो आप नेट यही कहेंगे कि 90 रुपए तो मेरे से लेके गया है। ठीक है, तो इसलिए आप एंडो बोल देंगे इसको। तो यही बात वो कह रहा है कि जो एक्सो होते हैं उसमें बाड फॉर्मेशन में जो एनर्जी होती है वो ज्यादा खारिज होती है, और बाण तोड़ने में कम इस्तेमाल होती है। लेकिन एंडो में उल्ट होता है, बाण बनने में थोड़ी इस्तेमाल निकलती है और बाण तोड़ने में ज्यादा इस्तेमाल होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ज्यादातर स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब हीट खुद निकाल रहे होते हैं ना, हमसे लेने की उन्हें जरूरत नहीं होती, इसलिए वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो खुद ब खुद हो सके हमारी
हेल्प के बगैर। और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो हम जब उसको एनर्जी देंगे तभी वो होंगे, वरना वो नहीं होंगे। तो उनको हम जो एंडोथर्मिक होते हैं, जिनको हीट चाहिए होती है अमूमन, इसलिए वो ज्यादातर नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसमें ना ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, अभी आगे भी वैसे बात आ जाएगी अगले टॉपिक में, कि जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वाली बात है ना, ये सिर्फ एक्सो एंडो तक महदूद नहीं है। क्योंकि कई रिएक्शन ऐसे हैं जो एंडोथर्मिक हैं, लेकिन वो इसने तो कहा ना एंडो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो सारे एंडो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होते। जैसे आप वाटर है, उसका आप प्लेट में डाल के ऐसे बाहर रख दे, तो हवा से, धूप से, गर्मी से वो पानी आहिस्ता आहिस्ता उड़ जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। यानी अब ये जो उड़ने का अमल है उसके लिए एनर्जी तो चाहिए। पानी ने सराउंडिंग से हीट जज़ब की है और फिर वो पानी के मालिक्यूल उड़े हैं, एवापोरेट है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन चूंकि हो तो खुद ब खुद ही रहा है नेचर के अंदर, इसलिए वो है स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो है होते हैं आपके एंडो है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे अमोनिया बनने का अमल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। या जैसे ये ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इन दोनों को आप मिला दें तो गैस मिलके वो वाटर तो नहीं बनाएगी ना खुद ब खुद, बल्कि दो गैसें जब इकट्ठी होती है तो वो एक मिक्सचर बना लेती है। मिक्सचर ऑफ द गैसेस जो है ना वो बन जाता है, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होते। ठीक हो गए। तो अगर एक्शन करवाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि वो पुराने बांड उसके टूटें और फिर नए बांड बनने की बारी आएगी। तो है वो एक्सोथर्मिक, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस कैटेगरी बन जाती है कि जब तक मैं हीट नहीं दूंगा, पुराने बांड तोड़ूंगा नहीं, तब तक वो नए बनने वाले नहीं है। ठीक हो गए। तो इसलिए कई रिएक्शन ऐसे जो एक्सो होने के बावजूद नॉन स्पॉन्टेनियस है, कई ऐसे जो एंडो होने के बावजूद स्पॉन्टेनियस है। तो बहरहाल ये डिफरेंस के लिए हम लिख सकते हैं कि उसने इसलिए लिखा ना, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस वो एक्सो है, इसी तरह मोस्ट ऑफ द नॉन स्पॉन्टेनियस वो एंडो है। स्टार्ट में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, क्योंकि सिस्टम में से हीट निकलती है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। रिएक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ हीट निकल रही है अंदर से, तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हीट सराउंडिंग की तरफ चली जाती है। इसी तरह जो एंडोथर्मिक है उसका सिस्टम का टेम्परेचर शुरू में गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्योंकि हीट जज़ब की गई है। ठीक हो गया। तो लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, क्योंकि सराउंडिंग से जो हीट है वो उस सिस्टम की तरह मूव करके उसकी जो कमी होती है उसको बैलेंस कर देती है। उसके बाद हमारे पास है एंट्रोपी है, फ्री एनर्जी है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन है। अब ये मतलब असल हमारा टॉपिक यहाँ पे है स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कब होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। ठीक होगा। तो उसको बताने के लिए तीन चीजें, एक हमने अभी बात की है, ये एंथैल्पी चेंज वाली ना, जिसने एक्सो एंडो होकर हमें कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। और दूसरी दो टर्म्स हैं, एक एंट्रोपी है, एक फ्री एनर्जी है। एंट्रोपी भी अपनी जगह स्पॉन्टेनियस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, फ्री एनर्जी भी देती है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो तीनों का इकट्ठा है। ठीक हो। डेल्टा जी जो है ना, फ्री एनर्जी जो है वो एंट्रोपी और एंथैल्पी तीनों को इकट्ठा हम कंसीडर करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा सही रिजल्ट होगा। उसकी बेस पे जो हम बात करेंगे, जो रिजल्ट बताएंगे कि फलां स्पॉन्टेनियस है फलां नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, पहली बात है एंट्रोपी क्या चीज होती है। कहते इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ वेज एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ सिस्टम एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी एक खास टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर से रिलेट करती है ना एंट्रोपी, एक खास टेम्परेचर पे एक सिस्टम के पास एनर्जी है, उस एनर्जी को वो अपने अंदर अपनी सारी बॉडीज में तकसीम कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। तो कितने अंदाज से डिवाइड कर सकता है, कितने उसके डिवाइड करने के तरीके हो सकते हैं। यानी वहाँ 10 मालिकूल हैं तो किस किस को कैसे कैसे एनर्जी देगा, ये उसकी एंट्रोपी कहलाती है। या दूसरा आसान लफ्जों में, इट इज द मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम में डिसऑर्डर कितना है तो उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा है। यानी जितनी तरतीब होगी, तरतीब से वो चीज पड़ी होगी, उतनी उसकी एंट्रोपी कम होगी। और जितनी बेतरतीबी होगी उतनी उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। मैं समझाने के लिए मिसाल दूं, एक कप है, जब वो कप की शेप में चीज वो पड़ी हुई है, पूरा आपका सही साबित सालम जो है कप पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे इसकी एंट्रोपी जो है वो मिनिमम है या जीरो। लेकिन जैसे ही वो अगर कप नीचे गिरे और टूट जाए, तो टूटने के बाद उसके टुकड़े जो हैं वो बिखर जाएंगे और अब कोई तरतीब नहीं रहेगी, बेतरतीबी सारी आ जाएगी, रैंडमनेस उसमें आ जाएगी, डिसऑर्डर आ जाएगा।
अब आप कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच गई है, ज्यादा है। ठीक हो, तो एंट्रोपी ये नहीं बताती है कि एक सिस्टम के अंदर जो चीजें हैं, जैसे हमारे पास गैस वगैरह है, तो उसके अंदर जो मालिक्यूल्स हैं, तो मालिक्यूल्स की अरेंजमेंट का क्या सूरत हाल है। तो एंट्रोपी जो निकालनी हो हमने किसी भी जगह की, तो हमारे पास दो, एक एंट्रोपी है सिस्टम की, यानी जहाँ पे कोई फिजिकल चेंज आ रही है, कोई एक्शन हो रहा है, वो सिस्टम है हमारा। उस सिस्टम की एंट्रोपी निकाली जाती है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो सिग्मा का साइन है समेशन का, इसका मतलब अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो सारे प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी को जमा कर लो, माइनस सारे रिएक्टेंट की एंट्रोपी को जमा कर लो, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकल आएगी। और एंट्रोपी सराउंडिंग जो है, इर्द गिर्द वाला जहाँ रिएक्शन हो रहा है उसके इर्द गिर्द जो माहौल है उसकी जो सराउंडिंग है, उसकी एंट्रोपी निकालने का तरीका क्या है, माइनस डेल्टा एच ओवर टी है। डेल्टा एच से मुराद एंथैल्पी चेंज होगी जो ऊपर अभी हमने बात की है, और टी उस टेम्परेचर हो गया जिस टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है। ये माइनस का साइन साथ मौजूद रहता है, ये डेल्टा एच की वजह से नहीं है कि वो एक्सो है जी, डेल्टा एच नहीं, ये माइनस साइन इसका है, डेल्टा एच सराउंडिंग के फार्मूले का माइनस साइन है। आगे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, प्लस है माइनस, वो बात की बात। अच्छा, डेल्टा एच टोटल पूरे सिस्टम की, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिला के उस पूरी जगह की एंट्रोपी चेंज कितनी है जी, वो आप कहेंगे सिस्टम और सराउंडिंग को जमा कर लें, ये सिस्टम का फार्मूला जमा ये सराउंडिंग का फार्मूला। अब अगर आपका आंसर ये वैल्यूज पुट करें, यानी सिस्टम की एंट्रोपी निकाल लें, सराउंडिंग की निकाल लें, दोनों को जमा करें, अगर आपका डेल्टा एस का आंसर पॉजिटिव निकलता है तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ गई है, रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक होगा, और अगर ये आंसर नेगेटिव निकलता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है और रिएक्शन आपका क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक, यानी आप ऐसे समझे कि हमारे इर्द गिर्द जो नेचर में जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे रैंडमनेस की तरफ जा रहे हैं, रैंडमनेस की तरफ मूव कर रहे होते हैं, बेतरतीबी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जो जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है हम कहते हैं वो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि नेचर में जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे स्पॉन्टेनियस है ना, खुद ब खुद हो रहे हैं, इंसान तो नहीं करवा रहे ना। ये जैसे बादल बनना, बारिश आना, बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना वगैरह वगैरह, ये सारे जो फिनोमेना नेचर में हो रहे हैं, ये सारे के सारे खुद ब खुद हो रहे हैं, इंसान नहीं, हम नहीं करवा रहे, हमारी हेल्प उसमें शामिल नहीं है, इसलिए वो सारे स्पॉन्टेनियस है। तो जो स्पॉन्टेनियस है उनके लिए एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, एमसीक्यू के तौर पे भी जहन में रखना है, इंक्रीज होती है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उनके लिए एंट्रोपी नेगेटिव होती है, यानी वो डिक्रीज होते हैं। एक तो ये एमसीक्यू हो गया। एंथैल्पी चेंज का भी एमसीक्यू हो गया कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस के डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। इसमें उल्टा है, इसमें डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव है और डेल्टा एस नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव है, उसका उल्टा है। अब तीसरी का जो अगली हमारे पास है कैटेगरी, या वो फ्री एनर्जी चेंज जो टर्म है, जो इसको बेहतर और इसी को ही माना जाता है कि फ्री एनर्जी फाइनल है। जो बात फ्री एनर्जी चेंज कहेगी कि ये स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, वही नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसके मुताबिक जो वो कहेगी। हम डेल्टा एस और डेल्टा एच पे एतबार नहीं करते। डेल्टा जी निकालने का तरीका क्या होता है जी, कि माइनस टी डेल्टा एस, ये उसका फार्क। डेल्टा जी से मुराद है फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज, माइनस टी डेल्टा एस जो ऊपर अभी हमने एंट्रोपी चेंज की बात की है। तो डेल्टा एस अभी हमने पीछे कहा था सिस्टम प्लस सराउंडिंग है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का फार्मूला माइनस डेल्टा एच ओवर ये टी, आपने वो वाला पुट कर दिया, सिस्टम का भी रहने दिया। तो अब इसी इक्वेशन को, ये डेल्टा एस जो इसके बराबर है, दोनों साइडों पे माइनस टी से मल्टीप्लाई किया, इधर माइनस टी डेल्टा एस टोटल आ गया और इधर माइनस टी इसके साथ भी आ गया, इसके साथ माइनस टी कट गया तो सिर्फ डेल्टा एच बच गया। अब डेल्टा जी का मेरे पास फार्मूला, ये जो ये था ना माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ये आपके पास बराबर था ना डेल्टा जी के, तो इसकी जगह तो डेल्टा जी पुट कर दिया। ठीक है, डेल्टा एच प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस टी डेल्टा एस को बाद में लिख दिया। कहता अब ये हमारा मेन फार्मूला है रिएक्शन को चेक करने के लिए कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से छोटी है यानी माइनस में आता है तो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव आती है तो आपका प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक होगा।
और अच्छा, जिसके लिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, इसका मतलब उसका जो उल्ट होगा, उस प्रोसेस का रिवर्स जो होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो तो इसका मतलब ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी प्रोसेस ना तो वो जो है ना वो किसी तरफ मूव नहीं कर रहा, यानी ना प्रोसेस हो रहा है, ना ही उसका रिवर्स जो है वो अक्कर खुद ब खुद यानी हो रहा होगा कि आपका सिस्टम जो इस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। ओके हो गया यहाँ तक, ये आपका फाइनल है जी। अब इसका ताल्लुक इसी फार्मूले को सामने रखते हुए एक टेबल बनाया हुआ, ये एमसीक्यू के तौर पे जरूर आपने करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि फ्री एनर्जी और एंट्रोपी चेंज आपको रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस के बारे में, स्पॉन्टेनिटी के बारे में कैसे बताते हैं। तो ये आपने उसमें आपने बता देना कि फ्री एनर्जी क्या चीज़ है, उसका फार्मूला बता दिया, डेल्टा जी क्या है उसका फार्मूला बता दिया, ठीक हो गया। और फिर एंड पे कहा कि ये डेल्टा जी और इनका ताल्लुक है, और ये इस तरह मुझे बताते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे है। और फिर डेल्टा एच और डेल्टा एस के साथ इसका क्या ताल्लुक है, वो ये इस तरह कि डेल्टा देखें ना, अब डेल्टा एच माइनस है, ठीक है, इधर डेल्टा एच पॉजिटिव है, और इधर डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन आगे डेल्टा जी माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। यानी खाली डेल्टा एच को देख के देखूं तो आपने अभी कहा था डेल्टा एच माइनस हो तो स्पॉन्टेनियस, ये डेल्टा एच माइनस है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये भी ठीक है। अब डेल्टा एच माइनस था, लेकिन वो कह रहा है उसमें दो चीजें हैं, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसी तरह डेल्टा एच पॉजिटिव था, उसमें भी दो चीजें आ गई, लो हाई पे स्पॉन्टेनियस है, लो पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी सिर्फ डेल्टा एच को देख के हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का आइडिया नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों बता रहा है। इसी तरह डेल्टा एस में भी ऐसे प्लस के साथ स्पॉन्टेनियस आना था, ठीक है, माइनस के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस के साथ अब दोनों आ रहे हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन भी है, और प्लस के साथ भी दोनों आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब डेल्टा एस के ऊपर भी खाली बात करना सही नहीं है। असल क्या है, डेल्टा जी है, जो अभी आपने बात की यहाँ पे कि माइनस हो तो स्पॉन्टेनियस, प्लस हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये देखिए, डेल्टा जी माइनस है तो स्पॉन्टेनियस, प्लस है तो नॉन है, माइनस है तो स्पॉन्टेनियस, प्लस है तो नॉन, माइनस है तो स्पॉन्टेनियस, प्लस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी डेल्टा जी जो कह रहा है उसके हिसाब से बात जा रही है, पिछले जो भी कहें, क्योंकि पिछला डेल्टा एच और डेल्टा एस की जो भी वैल्यू आती है वो पुट होगी इस फार्मूले में, यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू पुट होगी, यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू पुट होगी, सॉल्व होगा, जो आंसर निकलेगा वो बताएगा कि डेल्टा जी प्लस है या माइनस है, फिर हम बताएंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। इसलिए उसने कहा कि अगर ये डेल्टा एच माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाए, और डेल्टा एस प्लस हो जाए, ये प्लस हो जाए, ठीक हो गया। तो आप कह रहे टेम्परेचर जो मर्जी हो, लो हो हाई हो, जो मर्जी हो, आपका आंसर जो है वो माइनस ही निकलेगा, इसलिए वो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही कहलाएगा। लेकिन अगर डेल्टा एच प्लस का हो और ये वाला डेल्टा एस माइनस का हो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, तो आंसर आपका प्लस में ही आना है, ठीक हो गया। तो आपका ये नहीं, वो कह रहा है आपका प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा, ठीक हो। पिछले में था ना जब डेल्टा एस प्लस, इसमें डेल्टा एच माइनस है, डेल्टा एस प्लस है, तो ये माइनस तो आंसर तो हमेशा माइनस ही रहेगा, ये आ गया। फिर जब वो डेल्टा एच प्लस है और ये डेल्टा एस माइनस है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ओवरऑल आंसर हमेशा आपका क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, टेम्परेचर चाहे जो मर्जी हो। अब बात आती है कि अगर डेल्टा एच भी माइनस हो और ये भी माइनस हो, याद होता ना, ये माइनस वो प्लस, ये प्लस वो माइनस, अब है ये भी माइनस वो भी माइनस, ये प्लस है तो वो भी प्लस है, दोनों माइनस के हो जाए। जब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है। अब डेल्टा एच माइनस का ठहरा हुआ है और साथ जमा प्लस है, एक चीज माइनस हो एक प्लस हो, तो फिर तो आप कहते हैं ना सर बड़ी में से छोटी को माइनस कर लें और आंसर देख लें। अगर बड़ी जो है वो प्लस के साथ है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर बड़ी माइनस के साथ है तो फिर आंसर माइनस आएगा, यही होता है ना। तो इसलिए फिर यहाँ टी को देखा जाएगा कि टी जो है इस टर्म को क्या करता है, बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है। तो वो इसने कहा अगर टी लो है, छोटा है, टी क्या है, छोटा है, ये छोटा है, तो फिर ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, दोनों जमा होके आपका आंसर माइनस बनाएंगे। लेकिन अगर टी बड़ा है, टी बड़ा है, तो ये वाली जो टर्म है आपकी प्लस वाली वो बड़ी हो जाएगी, वो बड़ी होगी तो वो आंसर आपका फिर प्लस में निकलेगा, तो आपका प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। इसी तरह ये वाला पॉइंट आ जाता है। उसके बाद है जी केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इट्स
टाइप्स, हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं ना दो तरह के हैं। एक रिएक्शन वो होते हैं जो रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट की तरफ ही मूव करते हैं, और बस एक टाइम आता है रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं, प्रोडक्ट हमें मिल जाती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। एक ऐसी बात भी है कि कुछ ऐसे रिएक्शन है जिनमें प्रोडक्ट दोबारा आपस में मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं और पुराने बाण तोड़ के इधर पुराने रेक्टेंट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, यानी प्रोडक्ट टूटना शुरू हो जाते हैं और रेक्टेंट बनना शुरू हो जाते हैं। यानी एक ही वक्त में रेक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं और प्रोडक्ट फिर वापस रेक्टेंट में भी आ रहे होते हैं। इनको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक हो गया? तो ये आपके पास ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम की टर्म है, ये इस्तेमाल होती है कि अप्लाई होती है किन के ऊपर, वो उन रिएक्शंस के ऊपर जो क्या हो, रिवर्सिबल रिएक्शन हो। तो ए बी और सी डी की जनरल एक मिसाल है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि जिसमें शुरू में तो ए बी सी डी में जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जो है वो सी डी वापस ए बी में आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ग्राफ से शो करें तो इस तरह है कि ए बी जो है वो शुरू में नीचे जाना शुरू हो गए, कम होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उधर से सी डी बनने के बाद वो फिर उनकी कंसंट्रेशन ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है, उसकी कम होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही। इस स्टेज पे आके जिसे टी इक्विलिब्रियम, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम का नाम दिया, इस पे आके ये बिल्कुल, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी बिल्कुल सीधी लाइन होगी। ठीक हो कि इसके बाद वो ना ये कम होगी, बढ़ेगी, ना वो वाली कम होगी। इसका मतलब कि ये भी कांस्टेंट रह रहा है, वो भी कांस्टेंट ही रह रहा है। तो रिएक्शन तो स्टॉप नहीं हुआ। असल हुआ क्या है कि रेक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं, लेकिन साथ में प्रोडक्ट वापस रेक्टेंट में भी आ रहे हैं, यानी इधर से दो मालिक्यूल इधर गए तो उधर से दो वापस भी आ गए, ना उसमें फर्क पड़ा ना उसमें फर्क पड़ा। तो इस तरह ये ओवरऑल ये रिएक्शन चल रहा होता है। तो यही हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम होगी ना, ये वाली हालत। ठीक हो? उसमें क्या होता है, ये डेफिनेशन में हम ये लिखा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये आगे जाने की जो स्पीड है वो वापस आने की स्पीड के बराबर हो जाती है। ठीक हो गया? तो इसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये उसकी ये स्टेट है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। डायनामिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन रुका हुआ नहीं है। एक होता है, आप फिजिक्स में टर्म पढ़ी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक मतलब जो रेस्ट पे हो, डायनामिक जरा मूवमेंट में हो। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम हम आपका रुका हुआ नहीं है, मूवमेंट में है, रेक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट रेक्टेंट में जा रहे हैं, लेकिन एक ही रेट से स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कौन सी है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। टाइप्स इसकी दो हमारे पास थी, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और हेट्रोजीनियस, यानी जो रेक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट्स है वो सेम हो। यानी ये इस पहले रिएक्शन में ये गैसियस फेज है, यानी रेक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, और इधर ये रेक्टेंट लिक्विड है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड सोल्यूशन फॉर्म में ही है। और जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया वो होता है जिसमें एक और स्टेट और फिजिकल स्टेट और दूसरे की डिफरेंट, जैसे ये वाटर लिक्विड है और वाटर गैस है, यानी वाटर एवापोरेट हो रहा हो लिक्विड से गैस में, तो इनमें भी इक्विलिब्रियम हो सकती है और वो फिजिकल स्टेट्स उनकी मुख्तलिफ है। इसी तरह सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और एक्वस पानी में जो हल हो रहा है, इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम मौजूद है। तो वो चूंकि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए उसको फिर नाम दिया जाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। उसके बाद है जी लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ अ एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रेक्टेंट्स। यानी रेक्टेंट्स की जो एक्टिव मासेस मतलब जो रिएक्शन में हिस्सा ले रही है वो, मतलब हो सकता है ना, एक चीज मैं लूँ, एक रिएक्टर लूँ 10 ग्राम, दूसरा ले लूँ 1000 ग्राम। अब 10 ग्राम से के साथ रिएक्शन तो 10 ग्राम ने करना है मिसाल के तौर पर, दूसरे के मैंने 1000 ग्राम ले लिया, तो 1000 ग्राम में से एक्टिव तो फिर 10 ग्राम ही है ना, बाकी तो वैसे ही ठहरा होगा रिएक्शन के अंदर, तो उसने हिस्सा लेना नहीं है। ठीक हो? तो एक्टिव मासेज जो है रेक्टेंट्स की वो जितनी ज्यादा हो उतना प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, या प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई करना, यानी उनके रेक्टेंट्स की एक्टिव मासेस ले लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो जितना आंसर बड़ा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बड़ा होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना वो आंसर छोटा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका छोटा हो जाएगा। ठीक हो गया? अब एक्टिव मास से क्या मुराद है, ये उसने टर्म, एक्टिव मास रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, के डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर हम ये ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं इस टर्म को, कि एक्टिव मास उसकी क्या है, और इसको शो किया जाता है ये स्क्वायर ब्रैकेट से, ये कंसंट्रेशन का सिंबल है। ये पीछे भी याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था
कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंबल है ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। और वहां मैंने कहा था लाव मैथ सेक्शन का टॉपिक अभी आगे आपका आएगा जो इसी को डील कर रहा होता है, जिसमें हमने वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले थे ना, के ए निकाला था, के बी निकाला था, के डब्ल्यू निकाला था, तो उसी वो इसी से निकला हुआ था। सपोज करें जी एक रिएक्शन है ए बी जो सी डी बना रहा है, के एफ से मुराद फॉरवर्ड रिएक्शन जो उसका रेट है कांस्टेंट है, और जो के आर है इससे मुराद रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ मैथ एक्शन आप देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इज गिवन एज, उसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे दिया जाता है कि वो रेक्टेंट के प्रोडक्ट के, ये प्रोडक्ट ना मल्टीप्लाई हो रहा है, दो रेक्टेंट थे ना दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, इंटर में, प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी में बदलते हैं तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट कोई लाना होता है। तो वहाँ यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो ये के एफ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है वो लाया गया। ये के कैपिटल लिखे हुए इसको आप संभाल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नीचे संभाल लिख रहे हैं तो उधर भी संभाल कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो रिवर्स है रिएक्शन है उसका रेट जो है, अब रिवर्स में, रिवर्स का मतलब यहाँ प्रोडक्ट से रेक्टेंट की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त रेक्टेंट तो ये बने हुए हैं ना, तो इनका फिर प्रोडक्ट लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए रिवर्स का जो है वो सी डी के प्रोपोर्शनल। तो के जो आर आर आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो इक्वल आ गया के आर और सी डी। के आर क्या चीज़ है, ये रेट कांस्टेंट है रिवर्स का। ठीक हो गया। अब दो मेरे पास इक्वेशन आ गई, एक फॉरवर्ड की आ गई, एक रेट की आ गई, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगी तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो गए। वहां से आपने के आर को इधर ला के डिवाइड कर लें तो के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू, ये सी डी था, ए बी इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। तो के एफ और के आर जो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट रिवर्स, इसकी रेशियो को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी से शो करते हैं। तो के सी बराबर आ गया सी डी ओवर ए बी। सी डी क्या चीज है, प्रोडक्ट, ए बी क्या चीज है, रेक्टेंट है। यानी आपका रिएक्शन जो के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रेक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ये तो हो गया सिंपल। अगर एक जनरल रिएक्शन हो जिसमें ए बी के साथ कोई ना कोई जैसे वन टू थ्री वगैरह ना बैलेंस बैलेंस इक्वेशन में लगे होते हैं, अगर वो मौजूद हो तो फिर क्या करेंगे, तो यही तरीकेकार होगा, लेकिन जो साथ लगा होता है वो उसकी पावर बन जाता है। यानी जैसे सी के साथ स्मॉल सी था तो वो उसकी पावर है, डी के साथ डी था तो वो उसकी पावर है। ठीक है, जो जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं वो उनकी कंसंट्रेशन की पावर बन जाते हैं और हम उसकी के सी निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। अब आपने कहा सर के सी बराबर है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रेक्टेंट की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट तो सबका सेम होता है, मोल पर डीएम क्यूब ना, ये ऊपर भी अभी लिखा था, ये मोल पर डीएम क्यूब। ठीक हो। तो मोल पर डीएम क्यूब अब ऊपर होगा, मोल पर डीएम क्यूब भी नीचे होगा। अगर ऊपर भी जितनी दफा मोल पर डीएम क्यूब है, नीचे भी अगर उतनी दफा है, आपस में काट जाएंगे तो यूनिट तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर ऊपर बच गया, ऊपर ज्यादा है तो ऊपर कुछ ना कुछ बच के यूनिट बना देगा, अगर नीचे बच गया तो नीचे वाले का बना देगा। ठीक हो गया। मसलन जैसे ये मिसाल दी है कि ये रिएक्शन है जिसमें ऊपर भी दो हैं नीचे भी दो हैं, तो ये सारे चार ऊपर वाले दो नीचे दो से कट गए तो आपका यूनिट केसी का कुछ ना बचा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो जाए, ये कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल सेम हो। मतलब इसमें एमसीक्यू से आपसे पूछ सकते हैं ना कि एक रिएक्शन दे दो क्या है जिसमें नंबर ऑफ मोल रेक्टेंट और प्रोडक्ट के जो है इसका केसी का यूनिट क्या होगा, तो आप देखेंगे कि किसके बचे हो। अगर रेक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल बराबर है तो आप कहेंगे सर कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक हो। और अगर बच रहे हैं जैसे इसमें केस में देखें कि रेक्टेंट की तरफ है तीन और एक चार है ना, पावर बनती है ना, ये जो सात थ्री है इसकी पावर बना, तो तीन और एक चार है नीचे। ऊपर क्या है, ये इसके साथ जो दो लगा था वो पावर, वो ऊपर टू है। अब ऊपर टू है नीचे चार है, आप कहेंगे सर चार में से, नीचे चार में से ऊपर वाले दो कट जाएंगे, नीचे से भी दो कट जाएंगे, नीचे सिर्फ दो बचेंगे। ठीक हो गया। तो यानी मोल की पावर टू बचेगी, वो टू आ गया, लेकिन वो नीचे था जब ऊपर लाएगा तो माइनस टू बन गया। और डीएम की पावर माइनस सिक्स बचेगी, माइनस थ्री थी ना, जरा दो करेंगे तो सिक्स बनेगी, तो माइनस सिक्स थी लेकिन ऊपर आके वो प्लस होगी, तो इसका यूनिट ये बना। ठीक हो। लेकिन वो कह रहा है नॉर्मली हम ये करते हैं कि जब हमने किसी को वैल्यू वगैरह बतानी तो हम केसी का यूनिट मेंशन नहीं करते, क्योंकि उसका फिक्स नहीं है, वो हर रिएक्शन के हिसाब से अपना बन जाता है। एप्लीकेशंस लॉ मैथ सेक्शन की या उसके उससे उसके निकाले हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या है जी। तो एक हमें ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम जाएगा, वो कैसे पता चलता है। आप कहेंगे सर के सी बराबर है प्रोडक्ट ओवर रेक्टेंट के, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रेक्टेंट। तो किसी भी टाइम पे एक रिएक्शन चल रहा है ना, उस टाइम पे आप उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोट करें, रेक्टेंट की नोट करें और डिवाइड करें।
अगर ये डिवाइड करके ये जो आंसर है, ये लिखा ना प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंट की जो रेशियो है, ये डिवाइड करने के बाद जो आंसर आपका है, वो आंसर अगर के सी से छोटा आ रहा है, के सी से ये वैल्यू उसकी छोटी आ रही है, तो इसका मतलब आप कहेंगे सर रेक्शन ने जो इक्विलिब्रियम पे तो पहुंचना ही पहुंचना है, उसकी फाइनल पोजीशन तो ये वाली है ना कि रेशो के सी के बराबर पहुंचनी पहुंचनी है। ठीक हो गया। अभी वो छोटी है, के सी रेशो जो है वो के सी से छोटी है, तो बराबर होने के लिए क्या करेगी, आप कहेंगे सर फिर उसे बड़ा होना चाहिए। इस रेशो को क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर को बड़ा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए वो क्या करे, प्रोडक्ट को ज्यादा बनाए ना, ये ऊपर वाली जो चीज प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे। जितने प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, डिवाइड होके आंसर उतना बड़ा आ जाएगा, और ये चीज के सी के बराबर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए उसे फिर रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा, आप कहेंगे सर प्रोडक्ट वाली साइड पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए उसने कहा कि रिएक्शन जो फिर मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर आप रेशो लेते हैं और उसका आंसर जो है वो के सी से क्या बनता है, छोटा आ रहा है, किसी भी टाइम पे रिएक्शन एक चल रहा है, उसकी किसी टाइम पे आपने प्रोडक्ट उठाया, रिएक्टेंट उठाया, डिवाइड किया, आंसर निकाला, अगर आंसर उसी रिएक्शन की के सी की वैल्यू से छोटा है, इसका मतलब आप कहेंगे सर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी मूव करेगा, ताकि प्रोडक्ट बढ़ा सके और रेशो जो है वो के सी के बराबर ला सके। लेकिन अगर आपने निकाल के देखा तो के रेशो की वैल्यू के सी से छोटी आई है, ठीक हो, सॉरी बड़ी आई है, तो बड़ी आने का मतलब ये कि फिर तो प्रोडक्ट ज्यादा मतलब ये ठहरे और ये कम ठहरे हुए, तो फिर आप कहेंगे सर उसने तो जाना तो केसी की तरफ है, इसे अपने आप को अब छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करेगा कि वो प्रोडक्ट की अमाउंट कम कर ले और रेक्टेंट की अमाउंट को बढ़ा ले, नीचे वाली अमाउंट बढ़ा ले, ऊपर वाली कम कर ले, तो डिवाइड होके आंसर जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक हो, तो इसलिए आप कहेंगे सर अब उससे जाना पड़ेगा फिर रेक्टेंट की तरफ, यानी उस रेक्शन को बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा रेक्टेंट की तरफ, ताकि वो रेशियो जो है वो के सी के बराबर पहुंच जाए। और अगर आप निकालें और दोनों बराबर ही आ जाएं, तो आप कहेंगे इसका मतलब रिएक्शन सर इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। दूसरा इसका फायदा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के होने की सलाहियत भी बता सकता है ये हमें। मसलन अगर किसी रिएक्शन की के सी की वैल्यू लार्ज है, जैसे ये ओजोन की के सी की वैल्यू ये 10 की पावर 55, इसका मतलब ये कि रिएक्शन ऑलमोस्ट मुकम्मल है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रेक्टेंट की अमाउंट होगी तो सही, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, प्रोडक्ट भी होना है रेक्टेंट भी होना है, लेकिन रेक्टेंट बहुत थोड़े होंगे और प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, इसलिए इस रिएक्शन का के सी की वैल्यू इतनी बड़ी आ रही। लेकिन अगर के सी की वैल्यू संभालो, तो फिर हम कहते हैं इसका मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना ज्यादा नहीं जाएगा, प्रोडक्ट थोड़ी बनाएगा और रेक्टेंट वाली साइड पे ज्यादा रहेगा। और अगर के सी की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए, जैसे ये एच एफ है, एच टू और एफ टू में जा रहा है, तो इस रिएक्शन की के सी की वैल्यू 10 की पावर -13 है एट 2000, मतलब 2000 डिग्री सी टेम्परेचर इतना बढ़ा लें, फिर भी वो इतनी आसानी से इधर मूव रेक्टेंट से प्रोड की तरफ नहीं कर रहा, उसकी केसी की वैल्यू इतनी छोटी है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि इसमें ये वाले एच एफ के मालिकूल ज्यादा मौजूद होंगे और एच टू और एफ टू के वैल्यू मालिकूल जो वो बहुत कम होंगे, यानी आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत थोड़ा मूव करेगा, रेक्टेंट ज्यादा पड़े होंगे उसके इक्विलिब्रियम की हालत में, और प्रोडक्ट जो होंगे वो बहुत कम होंगे। और तीसरा है जी इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन किस तरफ है, तो वो ये यही से हम देख रहे हैं कि जब केसी लार्ज है, तो इसका मतलब है कि लार्ज होने का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो आपका जो सिस्टम है उसकी जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो किस साइड पे मौजूद है, प्रोडक्ट वाली साइड पे मौजूद है, राइट वाली साइड पे मौजूद है। ठीक हो। और जो दूसरा है, अगर केसी की वैल्यू संभालो, ठीक हो गया, तो फिर हम कहते हैं कि जी इसकी इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो हमारे पास कहाँ है, लेफ्ट साइड पे मौजूद है, यानी रेक्टेंट वाली साइड पे वो रहना ज्यादा पसंद करता है, प्रोड की तरफ जाना कम पसंद करेगा। ठीक हो गई। ये कुछ क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन वाला काम जो है ना, ये इसके मैं आपको सेपरेट नोट्स इनके शेयर कर दूंगा, इनको सॉल्व किया हुआ, तो आप उसको फिर देखना चाहें तो उसको जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, और ना समझ आए तो डिस्कस कर लीजिएगा।